नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 मई 2023। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में दो इश्यूज़ हैं। एक तो मणिपुर में इंटरनल वायलेंस से रिलेटेड है, एक संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। दोनों आर्टिकल्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है मणिपुर में जो वायलेंस हुई है उससे संबंधित। हुआ क्या है, एक वायलेंट क्लैश हो गया, लड़ाई हो गई। एक तरफ तो मेइती कम्युनिटी के लोग और दूसरी तरफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ATSUM, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बीच में। बेसिकली हुआ क्या कि मेइती कम्युनिटी जो कि मणिपुर में मेजॉरिटी कम्युनिटी है, राइट, इस कम्युनिटी के द्वारा डिमांड ये की जा रही थी कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाल दिया जाए। अब इस डिमांड को लेकर के मणिपुर हाई कोर्ट की तरफ से भी वर्डिक्ट आया और उसमें ये बोल दिया गया कि वाकई में ST का स्टेटस दे दिया जाना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे देना चाहिए मेइती कम्युनिटी को। पर ये जो डिमांड थी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी की, इस डिमांड के खिलाफ में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ATSUM के द्वारा कि भाई मेइती कम्युनिटी बोला इतनी ज़्यादा पावरफुल है, पॉलिटिकली देख लो या फिर आप देख सकते हो पॉपुलेशन वाइज देख लो, और वैसे देखा जाए तो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो बोला इनको क्यों ST की स्टेटस की रिक्वायरमेंट है। इस चक्कर में एक तरफ मेइती कम्युनिटी और दूसरी तरफ बची हुई दूसरी जो ट्राइब्स हैं वो, और इनके बीच में हो गई ये लड़ाई। ठीक है, तो ये अपने आप में एक जो हिस्टोरिकल टेंशन्स हैं, मतलब ये कि मणिपुर क्या है, देखो सेंटर में तो है वैली एरिया और उसके चारों तरफ हिली एरिया रहता है। हिली एरिया में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, जैसे नागा ट्राइब, कुकी ट्राइब, ये रहती हैं। जबकि सेंट्रल एरिया जो है वैली एरिया, वहाँ पर रहती है मेइती कम्युनिटी या मीती कम्युनिटी भी बोल दिया जाता है। अब ये ट्राइबल्स है सारी की सारी। अब यहाँ पर मेइती कम्युनिटी ये डिमांड कर रही है कि भाई हमें ST का स्टेटस मिले, और ये हिली एरिया में जो नागा और कुकी दूसरे ट्राइब्स हैं ये ऑब्जेक्शन इसका कर रही है। मणिपुर की बात करें तो टोटल 34 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं। उनमें मेनली क्लासिफिकेशन है उनका एनी कुकी ट्राइब और एनी नागा ट्राइब। मतलब कुकी ट्राइब का कोई क्लेन हो सकता है, कोई सब सेक्शन हो सकता है वो सॉरी, या फिर नागा ट्राइब की कम्युनिटी अलग अलग क्लेन, अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं। और इसके अलावा मेइती जो है वो सबसे बड़ी कम्युनिटी है ही। तो इस तरीके से मणिपुर जो है वो डिवाइडेड है। अब देखो, सेंट्रल वैली पार्ट है, वहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि मणिपुर की सबसे बड़ी कम्युनिटी मेइती कम्युनिटी रहती है, जिसको मीती पांगल भी, मतलब मीती पांगल और मीती दो कम्युनिटीज़ हैं, मोर और लेस मेइती अम्ब्रेला टर्म के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। तो जो सेंट्रल पार्ट है ना, वैली पार्ट मणिपुर का, वो टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है मणिपुर का उसका लगभग 10% है। और वहाँ पर ये जो मेइती कम्युनिटी रहती है, इनकी पॉपुलेशन है लगभग 64.6%। मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा यही रहता है। जबकि दूसरा जो पार्ट बच रहा है, कौन सा, 90% वाला एरिया, कौन सा, हिली एरिया वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। वैली एरिया में तो मेइती कम्युनिटी रहती है जो कि टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है, 64.6%। जबकि दूसरी तरफ जो 90% एरिया बच गया वो है हिली टेरेन, आसपास में ऊंची पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में रहने वाले ट्राइब्स हैं। और उस 90% एरिया पे कितने लोग रहते हैं, रिमेनिंग जो 35.4% पॉपुलेशन है स्टेट की, जिसमें कुकी, नागा, ये ट्राइब्स भी आ गई, वो रहती हैं। इसका मतलब सेंटर में 10% एरिया है, वहाँ पर तो मेइती रहती हैं, और जो चारों तरफ का एरिया है हिली एरिया, वहाँ पर कौन रहते हैं, नागा एंड कुकी ट्राइब्स। अब इस तरीके से यहाँ पर टेंशन स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, मेइती कम्युनिटी के द्वारा जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो डिमांड है उसको लेकर के एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2012 में, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर। और इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी गई, तो फिर टेंशन उस टाइम पे भी क्रिएट हुई थी कि भाई आप मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, टोटल पॉपुलेशन का 64% बोला आप हो, फिर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी की क्यों डिमांड है। ठीक है, तो मेइती कम्युनिटी का ये मुद्दा पहुंच गया वहाँ पर हाई कोर्ट में, मणिपुर हाई कोर्ट में, और मणिपुर हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर को कि जी मेइती कम्युनिटी को आप शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाल दो। अब इस बात को लेकर के जो दूसरी ट्राइब्स हैं वो टेंशन में आ गई। बोला मेजोरिटी जब शेड्यूल्ड ट्राइब में आ गई तो बोला फिर हमें कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिजर्वेशन का बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा। तो ये इनके बीच में एक बहुत बड़ा टेंशन है। मेइती कम्युनिटी की अगर बात करें तो देखो, इनको जब मणिपुर इंडिया से इंटीग्रेट हुआ था ना 1949 में, उसके पहले मेइती कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ था। ठीक है,
पर जैसे इंडियन यूनियन में ऐड हुआ मणिपुर, तो उसके बाद में ट्राइबल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो गई और अब ट्राइब्स का जो स्टेटस है वो वहाँ पर कुकी और नागा इनको मिला हुआ है। तो इसलिए इनका ये डिमांड है कि हम ट्राइब्स रहे हुए हैं तो हमें शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाल दो, जिससे कि हम हमारी एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज बोले इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो पॉपुलेशन है मेइती कम्युनिटी की, उसके लिए ये कहा जाता है कि बोले टोटल मणिपुर की पॉपुलेशन जो थी 1951 में, उसका 59% मेइती कम्युनिटी हुआ करती थी। बोले 2011 में ये परसेंटेज रिड्यूस हो करके 44% आ गया। ये मेइती कम्युनिटी की आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि हमें एसटी लिस्ट में डाल देना चाहिए। अब कोर्ट ने भी इसी बात पर ठप्पा लगा दिया तो इनकी बात और ज़्यादा हो गई। अब सवाल यह है कि बाकी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो अपोज क्यों कर रहे हैं। इनका आर्ग्यूमेंट सीधा ये है कि बोले एसटी स्टेटस इनको मिल जाएगा तो बोले ये ओबीसी, एससी इन रिजर्वेशंस का तो पहले से फ़ायदा उठाते हैं। बोले इनका फ़ायदा उठाने से इनको शांति नहीं मिल रही है जो कि एसटी कम्युनिटी में भी ऐड होना चाहते हैं। साथ में जो जिस मणिपुरी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 में पोजीशन मिली हुई है, वो मणिपुरी लैंग्वेज बेसिकली इन मेइतीज की है। तो ये नागा और कुकी ट्राइब्स की तरफ से जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि बोला आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपकी लैंग्वेज को स्टेटस मिला हुआ है, कहाँ पर आपकी लैंग्वेज डिटेरियोरेट हो रही है, कहाँ टेंशन आ रही है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है। फिर ये ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है कि बोले 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मणिपुर में, 60 बोले 60 में से 40 में तो मेइती रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो वैली एरिया से आते हैं, इम्फाल वाले एरिया से। तो बोले ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इन लोगों को। तो इस तरीके से इनका ऑब्जेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और मेइती बोला ऑलरेडी डोमिनेंट ग्रुप है स्टेट में, जहाँ पर भी देखो इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, चाहे पॉलिटिकली देख लो चाहे जोग्राफिकली देख लो। तो बोले इन लोगों के द्वारा ये जो डिमांड की जा रही है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, तो ये ऑब्जेक्शन है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। फिर देखो अभी मणिपुर में रीसेंट हमने कल परसों देखा भी था, ध्यान हो, मणिपुर में जो वायलेंट आउटब्रेक हुआ था जिसमें क्या इशू निकल के आया था कि चूड़चंद्रपुरा और खौपम ये जो रीजन है, इस रीजन में लैंड सर्वे कंडक्ट कराने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसको लेकर के वहाँ पर गजब का ऑब्जेक्शन हुआ कुकी कम्युनिटी के द्वारा कि बोला कि आप लैंड सर्वे करवा करके प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दोगे जंगल को और फिर उसके बाद में बोले वहाँ से हमें निकाल दोगे। तो बोले ये चीज़ हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। कुकी कम्युनिटी का ये भी कहना है कि आर्टिकल 371C इसके अंडर में जो मणिपुर में रहने वाले लोग हैं उनको आप स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दे रखी है आर्टिकल 371C के अंडर में मणिपुर में रहने वाले लोगों को। तो बोला उसका आप वायलेशन करते हो बार बार सर्वे का नाम लेकर के। बोला 1960s में भी हमें इस तरीके से ही कहा था कि प्रोटेक्टेड एरिया है, फिर उसके बाद में बोला हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको आपने निकाल दिया, बोला वो एग्रीमेंट्स आप ख़त्म करो। और यही डिमांड वहाँ पर जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी, कुकी नेशनल आर्मी, इनके द्वारा डिमांड भी की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के सामने कि जी आप हमें हमारे अधिकार दो। आप यहाँ पर स्टेट अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इम्पोज करके और लैंड सर्वे करवाता है और उससे बोला हमारे हाथों से हमारे अधिकार छीनता है, बोले ये हमारे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से मणिपुर देखो बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला एरिया रह चुका है। और आप मेरे कहने पे आप जो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन जो है उसमें आप मणिपुर का जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर जो है 12th क्लास की जो बुक है NCERT पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो आप एक बार वो ज़रूर पढ़ लो, तब आपको समझ में आ जाएगा मणिपुर में इस तरीके की टेंशन्स अभी भी क्यों बनी रहती है। नेक्स्ट आर्टिकल है द SCO अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में आज है, आज फ्राइडे आई, ठीक है। तो ये मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है जिसमें ये कंट्रीज़ हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ये जो 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं ना, इनमें एक तो ईरान है, एक बेलारूस है, एक अफ़गानिस्तान है, एक मंगोलिया है। ये 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इन 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स में से ईरान और बेलारूस को तो देखो मेंबरशिप मिलने के पूरे चांसेस हैं, इस साल इनको मेंबरशिप अप्रूवल मिल जाएगा। रहे फिर 2 अफ़गानिस्तान और मंगोलिया, ये कंटिन्यू रहेंगे ऑब्जर्वर स्टेटस में।
इसके अलावा जो डायलॉग पार्टनर्स हैं वो कंट्रीज कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। ये आ गए आपके डायलॉग पार्टनर्स। इंडिया की बात करें तो इंडिया 2017 में एससीओ का मेंबर बना था। उसी टाइम पर पाकिस्तान को भी मेंबरशिप मिली थी। इंडिया की मेंबरशिप की वकालत की थी रशिया ने कि इंडिया को भी मेंबर बनानी चाहिए, और उसी टाइम पर चाइना ने पाकिस्तान की वकालत की थी। तो इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की मेंबरशिप हो जाती है एससीओ में 2017 में। और ये अपने आप में, जब ये एससीओ नाम पड़ा था इस ग्रुप का, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद में ये पहली बार एक्सपेंशन था जब किसी कंट्री की मेंबरशिप मिली हो किसी इस ग्रुप में। तो ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान जो है 2017 में मेंबर बन जाते हैं। इसमें देखो, ये जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, इसमें मेन काम क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारी तरफ से हैं, बाकी हेड ऑफ द स्टेट्स, ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, उनकी मीटिंग होगी। तो उसके लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा, जो कि मीटिंग जो है जुलाई में होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखो एससीओ के लिए कहा जाता है कि चाइना और रशिया दो डोमिनेटिंग पावर्स हैं, और इन्हीं के बीच में बोला एक कहीं ना कहीं बातचीत होती रहती है। और रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के भी डिस्कशंस होते रहते हैं। और पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उज्बेकिस्तान की ताशकंद, वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इसी तरीके से मुद्दा हाईलाइट हुआ था। अब देखो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज या फिर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बात करें तो इनके लिए वेस्टर्न कंट्रीज क्या मानते हैं? देखो, यूरेशिया एक वर्ड आता है जिसमें यूरोप और एशिया का बीच का एरिया। ठीक है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी में डेफिनेशन क्या है कि 13 कंट्रीज हैं ये यूरेशियन, जिसमें अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, मोल्डोवा, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। ये कंट्रीज मिलकर के बोले यूरेशिया बनाते हैं, अगर ओईसीडी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें। और इन ओईसीडी मेंबर्स में से केवल यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा और तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो हैं वो एससीओ के मेंबर हैं, या फिर ऑब्जर्वर मेंबर हैं, या डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एससीओ में मेन जो पार्टिसिपेशन है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज का है, यूरेशियन रीजन में जो कंट्रीज आते हैं उनका पार्टिसिपेशन है। वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है, जैसे यूरोप और यूएस का, कि जी एससीओ जो है ना वो चाइना और रशिया के बीच की एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दोनों कंट्रीज कंपीट कर रहे हैं कि सेंट्रल एशिया में किसकी प्रेजेंस, किसकी पावर ज़्यादा चलती है। ये वेस्टर्न परसेप्शन है। ठीक है, कि चाइना और रशिया के बीच में जो इशू रहता है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि चाइना भी है C+C5 मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाने वाला है, जिसमें सेंट्रल 5 कंट्रीज, ये स्टांस जो है वो, और चाइना खुद, इनकी मीटिंग होगी। तो बोले रशिया जो है वो तो पड़ रहा है कमज़ोर, और चाइना अपनी पावर वहाँ पे बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से बोले रशिया और चाइना के बीच में जो कंपटीशन है उसी को हाईलाइट करने की, उसी को आप समझ सकते हो एससीओ में। ठीक है, अब ये देखो वेस्टर्न ऑब्जर्वेशन है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो रशिया अभी भी बहुत हद तक एक डोमिनेंट पावर है सेंट्रल एशिया की, अगर बात की जाए। ठीक है, कंपटीशन की बात करें तो रशिया आज भी देखा जाए तो इकोनॉमिकली एक इन्फ्लुएंशियल पार्टी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जब से यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया है तब से ये सेंट्रल 5 कंट्रीज थोड़े से कंसर्न है कि भाई यूएसएसआर का मेंबर पहले ही यूक्रेन भी था, तो उस पर अटैक हो सकता है, तो कल को ना हमारे ऊपर भी अटैक हो जाए। तो इस तरीके से वो अपनी रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई भी करना चाह रहे हैं। तो चाइना के साथ उनकी एंगेजमेंट इस तरीके से बढ़ रही है। पर एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि जिस तरीके से ये पॉलिटिकल राइवलरी सेंट्रल एशिया में चाइना रशिया कंपटीशन देखने को मिल रहा है, इसमें आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि रशिया जो है वो इंडिया की मेंबरशिप चाहता था। इंडिया को इस एससीओ की मेंबरशिप दिलाने में रशिया ने जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, उतना एक्टिवली तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाए थे कि एससीओ की मेंबरशिप मिल जाए, क्योंकि रशिया ये चीज़ अच्छे से जानता है कि चाइना जो है वो राइज कर रहा है, और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए और इंडिया के अलावा कोई दूसरा पावरफुल स्टेक होल्डर दिखता नहीं है। अब यूएसए के साथ में इतना रिलेशन रशिया के अच्छे नहीं है, तो बच गया ऑप्शन केवल इंडिया। तो इसलिए बोले रशिया की ज़रूरत है इंडिया, इसीलिए एससीओ में मेंबरशिप मिली थी, और इंडिया भी इसीलिए गया था वहाँ पे कि जिससे कि रशिया के साथ में हमारे रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रह सके बराबर। इंडिया एंड एससीओ, इस पॉइंट में देखो मेन चीज़ क्या है कि चाइना जिस तरीके से राइज कर रहा है सेंट्रल एशिया में, तो चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया देखो डायरेक्टली तो चाइना से लड़ नहीं सकता, ठीक है,
क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है रशिया की चाइना पे। पर इस केस में चाइना को जब कभी भी काउंटर करना होगा तो इंडिया एक टूल हमेशा, या इंडिया एज अ पार्टनर, टूल गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, इंडिया एज अ पार्टनर एनी टाइम अवेलेबल होगा। ठीक है, जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है तब से ही तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी रेलेवेंस देखने को मिल रही है ना अभी, क्योंकि सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई थी, अब एंगेजमेंट भी वहीं चल रही है। क्योंकि चाइना की नज़र क्या है कि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मिनरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अबंडेंटली अवेलेबल है। तो चाइना अपने दूसरे एंगल से यहाँ पे देख रहा है। पर वही चीज़ है कि रशिया भी अपनी पकड़ इस रीजन में कम नहीं होने देना चाहता, क्योंकि रशिया इस रीजन को अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखता है, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो अभी जो एससीओ में मीटिंग्स होती है ना, उन मीटिंग्स में जो भी बातचीत होती है वो एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे हाईलाइट होती है जिन इश्यूज़ को इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में हाईलाइट करता है, जैसे ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जब से अफ़गानिस्तान से यूएसए निकला है तब से अफ़गानिस्तान में अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया की जो एंगेजमेंट थी उसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि इंडिया अब एक्टिव रोल पार्टिसिपेट कर रहा है अफ़गानिस्तान में। जबकि आपको पता है कि जिस टाइम पर यूएसए निकलने की प्रोसीडिंग्स कर रहा था उस टाइम पर इंडिया को बिल्कुल एंगेज तक नहीं किया गया था, पूछा तक भी नहीं गया था। तो तालिबान रूल अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, उसके बावजूद वहाँ पर इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारी एंगेजमेंट जो है लगातार है। जबकि आप खुद देखो कि फिजिकली इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की कोई बॉर्डर शेयर नहीं होती है। इसके अलावा पिछले महीने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसमें नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान करके एक ग्रुप स्टार्ट होता है उज्बेकिस्तान की सिटी में, जिसका नाम है समरकंद। वहाँ पर तो आप खुद देख लो कि वहाँ पर इंडिया को एक्सक्लूड किया गया, पर फिर भी देखा जाए तो अफगानिस्तान में इंडिया का एक्टिव रोल चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपनी एंगेजमेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी बना रखी है। फिर बात आती है रशिया की, तो देखो रशिया को इंडिया की ज़रूरत है एससीओ में। दूसरी तरफ इंडिया और चाइना की रेलेवेंस की बात करें तो देखो डोकलाम एपिसोड जो 2017 में हुआ था, आपको पता है चाइना ने एग्रेशन दिखाया था भूटान वाले चुम्बी वैली वाले में, जो इंडिया, भूटान और चाइना ट्राई जंक्शन वाले एरिया में एग्रेशन दिखाया था। फिर ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन की बात करें तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस है वो मॉस्को के थ्रू एक्सरसाइज करना चाहता है एससीओ में। फिर बात आती है कि इंडिया एक तरफ तो क्वाड का मेंबर भी है, दूसरी तरफ एससीओ का मेंबर भी है, तो बोले ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है कि जी इंडिया जो है वो एक्चुअल में जिसको बोलते हैं ना एब्सोल्यूट मल्टीलैटरलिज्म या मल्टीपोलैरिटी, उसको एक्सरसाइज कर रहा है। इसका मतलब ये कि चाइना, रशिया जहाँ पर एससीओ में डोमिनेट करता है वहाँ इंडिया की प्रेजेंस है। क्वाड जिस तरीके से अपनी इमरजेंस दिखा रहा है तो उसमें भी इंडिया प्रेजेंट है। इसका मतलब इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए हर ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। बस फ़ायदा ये है कि भाई इंडिया को बेनिफिट होना चाहिए। अच्छा, एससीओ में मेंबर है या फिर क्वाड में मेंबर है तो इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर है? जी नहीं, इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन लेता है। जैसे कि पिछली जो मीटिंग हुई थी ताशकंद में, ये जो पिछले साल की, उसमें बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की डिमांड की गई थी। बोला कि हमें एक रेजोल्यूशन पारित करना चाहिए। तो इंडिया ने, इकलौता एक मेंबर कंट्री इंडिया था एससीओ का जिसने मना कर दिया कि जी हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। तो बोले यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि इंडिया जो है वो इक्वेशन में हमेशा बना रहता है, चाहे फिर वो क्वाड की इक्वेशन हो चाहे एससीओ की इक्वेशन हो। और इंडिया जो है वो प्रेशर में नहीं है, इन दोनों में ना कंफ्यूज्ड है। इंडिया केवल और केवल ये देख रहा है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ फुलफिल होगा, सीधी सी बात है। तो ये है एससीओ का पूरा इक्वेशन। 2 आर्टिकल्स थे, यहीं ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।